बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मैं वीडियो में बात करूंगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कि आप मशीन लर्निंग का कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करें तो आपके आप किस तरह से अपने मशीन लर्निंग के रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूसिबल बना सकते हैं, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी किस तरह से ज़्यादा आप उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी किस तरह से ला सकते हैं। अगर आप गूगल करें रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन मशीन लर्निंग, तो ये काफ़ी एक यानी एक हॉट इशू आप देखेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स आपको यानी मतलब मिलेंगे। इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे स्टडीज़ आपको मिलेंगी। तो यानी हम जो टारगेट करेंगे वो ये है, मिसाल के तौर पे एआई फॉर एड्सॉर्प्शन। अब ये जो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाने लगा हूँ, ये भी एक पब्लिश्ड स्टडी है। और अगर हम इसका यानी इस पेपर में देखें, यहाँ पे ये स्कॉलर पे जाऊं और यहाँ पे तो लेट्स सी, यानी ये जो स्टडी है ये पेपर है। और इस पेपर के अंदर आप देखें कि हमारे पास यानी मॉडल की जो प्रिडिक्शन है, लेट्स से ये हमारे पास फिगर है इस पेपर के अंदर। और सेम जो फिगर है यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आपको मिलेगी। यहाँ पे अगर आप नीचे आए, मॉडल एमएलपी, और यहाँ पे ये देखें, यानी ये फिगर एग्जैक्टली ये फिगर है जो यहाँ पे है। इसके अलावा ये जो रिग्रेशन प्लॉट है ये भी यहाँ पे, ये देखें एरर प्लॉट जो है ये रेसिडुअल्स की ये वाली है। इस तरह से ये जो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लॉट है वो यहाँ पे ये है, और यहाँ पे एंड पे ये रिग्रेशन प्लॉट है ये। और इसके अलावा यानी यहाँ पे ये शुरू में हम ये देखें तो ये प्लॉट भी यहाँ पे ये जो प्लॉट है ये यहाँ पे ये ईडीए के अंदर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि यानी इन प्लॉट्स को ये प्लॉट है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कलर डिफरेंट है, अलबत्ता यही प्लॉट है। आप यानी देख सकते हैं कि ये जो प्लॉट्स हैं ये यानी एग्जैक्टली जिस तरह से पेपर में दी हुई हैं, कोई भी शख्स इनको एग्जैक्टली सेम प्लॉट जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये चीज़ जो है ये मशीन लर्निंग के अंदर एक बड़ा एक हॉट इशू है, जैसे मैंने पहले कहा। और इसका कोई यानी एज सच आप ये नहीं कहें कि ये एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप किस तरह से आप कोई भी प्रोजेक्ट, यानी मैं जो मेथड इस्तेमाल करता हूँ अपने रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूसिबल बनाने के लिए और उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, आप उसके ज़रिए किस तरह से आप उस मेथड को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। और उसका जो रिज़ल्ट है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे आपने देखा कि एग्जैक्टली मैंने कोड भी दिया हुआ है और नीचे उसकी प्लॉट भी, और वही प्लॉट जो है वो पेपर के अंदर भी है, यानी पब्लिश जो आर्टिकल है उसके अंदर भी वही प्लॉट है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको जो प्री रेक्विजिट है वो समझने के लिए वो ये है कि मैं ये सपोज करता हूँ कि आपको एनाकोंडा के अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट करना और पैकेजेस इंस्टॉल करना, वो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी इस चीज़ की। बाकी अगर आप चाहे बिगनर हैं या एडवांस लेवल के हैं, अगर आपको रिप्रोड्यूसिबिलिटी के टॉपिक का ऊपर आपने काम नहीं किया हुआ या आपको नहीं पता, तो आपके लिए ये वीडियो जो है ये सूदमंद साबित होगी। यानी इट डजेंट मैटर कि आप स्टार्टर हैं या एडवांस लेवल के हैं मशीन लर्निंग में। तो फ़र्ज़ किया हम अब अपने मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो किस तरह से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें ताकि हमारे रिजल्ट्स जो है वो रिप्रोड्यूसिबल आएँ। तो फ़र्ज़ किया ये एक मतलब फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैं काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं फ़ोल्डर का नाम रखता हूँ एमएल टैबुलर डेटा। अब इस फ़ोल्डर के अंदर मैं जो भी है वो सारा काम करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, उसका नाम रखूँगा डॉक्स। और ज़रूरी नहीं है आप इसका नाम डॉक्स रखें, लेकिन बेहतर है कि आप यानी हम डॉक्स ही इसका नाम रखें आप। उसके अलावा एक और फ़ोल्डर रखूँगा, उसका नाम मैं क्रिएट करूँगा, उसका नाम मैं रखूँगा स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स के अंदर मैं वो सारा कोड रखूँगा जिसका मैं
यानी जिसको मैं, यानी यहाँ पे आपने जब ये देखा, तो ये जो मुख्तलिफ यहाँ पे ये जो कोड है, मुख्तलिफ यानी चैप्टर्स हैं, या इसको आप जुपिटर नोटबुक भी कह सकते हैं। ये जो कोड है, हम इसकी जो फाइल्स है यहाँ पे ये स्क्रिप्ट्स के अंदर रखेंगे। और डॉक्स के अंदर आप जाके यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे आप सोर्स। ठीक है। फिलहाल आप इसको एज इट इज ही नाम दें, और उनकी वो मतलब हायरार्की रखें जब तक आप उसको आपको इसकी मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आ जाती। अब हम कोशिश करेंगे कि हम जो फॉलो करेंगे वो इसके उसको फॉलो करेंगे, कि ये रिजल्ट्स जिस तरह से प्रोड्यूस बनाए गए हैं, हम भी उसी तरह से ही रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस बनाना चाहते हैं। तो इसका कोड जो है वो यहाँ पे ये गिटहब पे मौजूद है। आप इधर गिटहब में जाएं, और यहाँ पे डॉक्स के अंदर जाएं, तो डॉक्स के अंदर ये दो फाइलें पड़ी हुई हैं। डॉक्स के अंदर बल्कि ये तीन फाइलें, आपने ये तीनों फाइलें जो हैं वो डाउनलोड करनी है। ये मेक फाइल, आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लें, डाउनलोड एज रॉ फाइल। और उसके बाद मेक डॉट बैट, इसको भी एज इट इज़ जो है वो डाउनलोड कर लें। ठीक है। और जो तीसरी फाइल है वो रिक्वायरमेंट्स है, और रिक्वायरमेंट्स आप इसको बेशक डाउनलोड ना भी करें या कर भी लें, इसका ये है कि ये आपकी कस्टमाइज्ड होगी। बेसिकली हमने ये तीन फाइलें डाउनलोड की हैं, ये इस वक्त डाउनलोड में है, और ये तीनों फाइलें जो हैं अभी ये कंप्लीट डाउनलोड नहीं हुई। आई थिंक ये कुछ कह रहा है इधर कीप, हाँ वो, क्योंकि बैट फाइल को वो विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड नहीं कर रही। तो ठीक है, अब मेक फाइल, और तीसरी फाइल किधर गई? मेक डॉट बैट, मेक फाइल और रिक्वायरमेंट्स, मेक फाइल रिक्वायरमेंट्स, हाँ ये मेक डॉट बैट। तो इन तीनों फाइलों को मैं यहाँ से कट करके इधर ये डॉक्स के अंदर रख रहा हूँ। अब ये रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, अगर आप इसको देखें तो इसमें वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप के मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैकेजेस उसमें चाहिए। इनमें हम बेसिकली रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए कुछ पैकेजेस हैं जो कि बेसिक आपके कोड को रन करने के लिए नहीं है, लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए है। यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी से मतलब ये कि ये जो इस तरह का प्रोजेक्ट है, इस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए है। जैसे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ हुआ है, इस यहाँ पे देखें आप, ये चैप्टर्स हैं डिफरेंट, और ये मतलब सेल है, आप इधर से ये कॉपी कर सकते हैं कोड को। खैर ये तो रिजल्ट है, आप इस तरह से कॉपी कर सकते हैं और इसको किसी और जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो ये जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे, ये स्ट्रिंग्स वगैरह ये उसके लिए है। और उसके अलावा जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके डिपेंड करता है कि आपका जो कोड है उसको कौन कौन सी पैकेजेस या लाइब्रेरीज जो हैं उसको रिक्वायर्ड हैं उसको रन होने के लिए। तो यानी ये जो फाइल है, इस फाइल में ये वाले जो पैकेजेस हैं वो मस्ट होने चाहिए, बाकी पैकेजेस जो हैं वो वेरी करता है। हो सकता है एक भी पैकेज ना हो सकता है मसलन सारे इससे ज़्यादा पैकेजेस भी हों, हो सकता है इनमें से कोई भी ना हो, लेकिन ये जो हैं ये ज़रूर होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम जो है वो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमने सोर्स डॉक्स के अंदर ये तीनों फाइलें रख ली। उसके बाद हमने सोर्स में जाना है, और सोर्स में हमने मज़ीद यहाँ से एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है। आप ये देखें सोर्स के अंदर ये कॉन्फ डॉट पाई जो है, ये हमने डॉट पाई ये हमने डाउनलोड करनी है यहाँ पे। एज इट इज़ इसको डाउनलोड कर लें फ़िलहाल। ठीक है। और उसके अलावा आपने यहाँ पे इंडेक्स डॉट आर एस टी, आप इस फाइल को भी एज इट इज़ डाउनलोड कर लें। ठीक है। इनको जब आपने फाइल्स को डाउनलोड कर लिया, तो आपने इन दोनों को यहाँ से कट करके या कॉपी करके तो सोर्स के अंदर रख देना है। ठीक है। अब ये फाइल्स हमने यहाँ पे रख दी। उसके बाद स्क्रिप्ट्स के अंदर आपने जाना है। स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। अ, उस फाइल का नाम रखना है readme.txt। ठीक है। इस फाइल को, ये फाइल का एग्जैक्ट यही नेम होना चाहिए, इसका नेम आप चेंज नहीं कर सकते। readme.txt के अंदर आप चाहे कुछ भी ना लिखें, दैट डजेंट मैटर, आप लिख भी सकते हैं, जब आपको समझ आ जाएगी कि क्या लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन एम्प्टी भी हो सकती है। ठीक है। और स्क्रिप्ट्स के अंदर मैंने आप को बताया कि हम जितना भी कोड है, जो हम कोड यहाँ पे जो पब्लिक करना चाहेंगे कोड, वो हम कोड को यहाँ पे रख लिखेंगे। उसके अलावा जो आपका यानी स्क्रिप्ट्स और डॉक्स के बाहर यहाँ पे आप एक दो फाइलें हैं,
एक फाइल एटलीस्ट जरूर होनी चाहिए यहाँ पे। उसका नाम है डॉट रीड द डॉक्स डॉट YAML। ठीक है, ये फाइल लोकल रन करने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप इसको अपनी फाइल को अपने प्रोजेक्ट को रीड द डॉक्स इस वेबसाइट के ऊपर जब आप रन करेंगे तो उस वक्त ये ज़रूरी है। लोकली इसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये दो फोल्डर ही आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे पाई यही प्रोजेक्ट जो है इसको पाईचार्म में ओपन करता हूँ। आप पाईचार्म में ओपन कर लें या VS कोड में, मतलब ये जस्ट फॉर एडिटिंग पर्पज़ है कि मैं पाईचार्म को यूज़ करके फाइल्स को एडिट करना चाह रहा हूँ। अ, तो पाईचार्म में मेरे पास पहले जो है वो कोई और प्रोजेक्ट ओपन होगा, तो मैं उस फोल्डर में प्रोजेक्ट जो है वो ओपन करना चाहूँगा। यानी प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहूँगा उस फोल्डर में, जो मैंने फोल्डर, तो न्यू प्रोजेक्ट, और इसको मैं यहाँ पे ये जो फोल्डर था ये, इसका मैंने पाथ कॉपी किया, और यहाँ पे ये चीज़ें मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपने पहले प्रोजेक्ट्स पाईचार्म यूज़ किया हुआ है तो आपको इसका पता होगा। इंटरप्रेटर जो है वो आपके पास वही होना चाहिए जो आपने कोंडा का इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है फॉर दिस प्रोजेक्ट। हम ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो कोंडा का जो इन्वायरमेंट है ML_py37, ठीक है। इस ML_py37 का जो ये जो इन्वायरमेंट है ये मैं यूज़ करूँगा, ये हमने इंस्टॉल किया है। और इस इन्वायरमेंट में वो सारे के सारे पैकेजेस होने चाहिए जो रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में हमने लिखे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट करूँगा, कोंडा एक्टिवेट ML_py37। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है। यहाँ पे मैं फिलहाल हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे इसको हमने बता दिया कि जी ML_py37। अच्छा, अगर यहाँ से नहीं आ रहा तो हम ऐड इंटरप्रेटर, ऐड लोकल इंटरप्रेटर, और कोंडा, और लेट्स से कितनी देर लगाता है ये। हाँ, यहाँ पे कोंडा के इन्वायरमेंट में, हाँ, ML_py37 ये वो इन्वायरमेंट है जो कि हमने सेलेक्ट करना है इस पाइचाम के लिए, क्योंकि वो ये हमने ये इन्वायरमेंट जो है ये स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए हमने क्रिएट किया था। तो अब हमने वही एग्जैक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट यहाँ पे उसको यूज़ कर लिया इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, क्रिएट फ्रॉम दिस विंडो, ठीक है। अब हम जो अपना कोड है वो हम रखेंगे इस स्क्रिप्ट्स के अंदर। ठीक है, स्क्रिप्ट्स के अंदर लेट से मैं एक फाइल रखता हूँ, क्रिएट करता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ, लेट से इसका मैं नाम रखता हूँ मेन। ठीक है, इसका मैं नाम रखता हूँ main.py। ठीक है, अब इस फाइल के स्टार्ट में हेडर होना चाहिए मतलब ये ज़रूरी है, ये स्फिंक्स की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, क्योंकि हम स्फिंक्स को यूज़ कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस बनाने के लिए। तो स्फिंक्स की रिक्वायरमेंट है कि हर हर फाइल, जो फाइल इधर स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर हो, जो भी डॉट पाई फाइल, उसके टॉप में ये हेडर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर आप इसकी जो टाइटल है इस फाइल का वो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ मेन फाइल, लेट्स से। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ import os print os डॉट गेट। एक सेकेंड, प्रिंट जो है वो फंक्शन है, तो os डॉट गेट करंट, तो यानी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है ये मुझे प्रिंट कर दे सिंपल। अब मैं इस फाइल को इस तरह से भी रन कर सकता हूँ, रन फाइल इन पाइथन कंसोल। तो इसका जो इस फाइल का ये सारी की सारी फाइल जो है ये पाइचार्म के अंदर कंसोल ओपन होगा और उधर वो रन हो जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपने रिजल्ट्स को जब हम रन करें तो हमारे पास इस तरह की एक मतलब आप कह लेंगे GUI तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इस तरह से ये एक यानी एक नोटबुक से क्रिएट हो, HTML फाइल्स हैं बेसिकली ये HTML फाइल्स जनरेट हों। तो ये HTML फाइल्स जनरेट करने के लिए, तो हम जो थे इस HTML फाइल्स को क्रिएट करने के लिए हम, यानी आप यहाँ पे देखें कि ये फाइल जो है यहाँ पे ये रन हो गई है इधर। इसको मैं अगर यहाँ पे इधर ले आऊँ तो इसने ये प्रिंट कर दिया है यहाँ पे ये। लेकिन मैं इसको इधर नहीं रन करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसका HTML जो है इस तरह से HTML फाइल इसकी जनरेट हो। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि यहाँ पे ये जो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में मैंने इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट किया,
उसके बाद मैं इस फोल्डर में आऊँगा, यहाँ पे इस फोल्डर में आऊँगा, जो जिस फोल्डर में मैंने अपना ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा cd और आगे दिस वन। तो अब मैं मेरा जो करंट वर्किंग वो है वो मैं इधर हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे dir, तो आप ये देखें कि इसके अंदर यहाँ पे ये डॉक्स और स्क्रिप्ट फोल्डर जो है मौजूद है। अब मैंने चेंज करके cd डॉक्स के अंदर जाना है, ठीक है। डॉक्स फोल्डर के अंदर इस वक्त जो हूँ मैं डॉक्स फोल्डर के अंदर हूँ, और यहाँ पे मैं करूँगा मेक html, ठीक है। मेक html मैं करूँगा, तो क्या होगा बेसिकली, मेक html कमांड जब होगी तो ये स्फिंक्स जो गैलरी थी या स्फिंक्स जो पैकेज है, स्फिंक्स गैलरी बेसिकली पैकेज का नाम है, उस पैकेज को यूज करके वो क्या करेगा, वो उन तमाम की तमाम फाइल्स को रन करेगा जो इधर स्क्रिप्ट्स के अंदर होंगी। इस वक्त स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ एक पाइथन फाइल है, डॉट पाई फाइल सिर्फ एक है। तो ये जितने अगर ये मल्टीपल होंगे तो उन तमाम फाइल्स को इधर रन करेगा, और रन करके उनकी जो HTML है वो जनरेट कर देगा, ठीक है। अ, अब ये रन हो चुका है, ठीक है। अब इसकी HTML में जो देखनी है कि HTML कहाँ पड़ी है, तो इसकी HTML जो है वो यहाँ पे ये डॉक्स फोल्डर में, आप ये देखें ये बिल्ड फोल्डर पहले नहीं था, अभी अभी ये जनरेट हुआ है। तो बिल्ड फोल्डर यहाँ पे इसके अंदर ये HTML और यहाँ पे ये इंडेक्स, आप इसको देखें तो यहाँ पे ये बेसिकली ये मेन फाइल, ये देखें ये मेन फाइल जो है इसके अंदर वो मेरा जो कोड है वो यहाँ पे, मतलब ये कोड है और इसका आउटपुट जो है यहाँ पे इसने यानी करंटली इसका आउटपुट यहाँ पे इसके स्टार्ट में है, लेकिन आप जब मल्टीपल सेल्स में अभी आपको बताऊंगा इसको हम ठीक कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपके पास ये HTML जनरेट हो गई। अब ये है कि जब आप कोडिंग करेंगे, अभी हम इसको क्लोज कर दें क्योंकि हम इधर नहीं इसको रन करेंगे, तो आपने यानी जैसे यहाँ पे है ये हमारे पास जो ओरिजिनल था, यहाँ पे कोड जो है आप देखें कि मुख्तलिफ सेल्स में है, ठीक है। पहले ये कोड है, फिर ये कोड है, फिर ये कोड है, हर सेल का सेल के बाद उसका अगर आउटपुट है तो आउटपुट, यानी इस सेल को रन करने से कोई आउटपुट जनरेट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन इस सेल को रन करने के बाद ये आउटपुट जनरेट हुआ था, तो आउटपुट से मतलब ये कि प्रिंट हुआ था, तो वो यहाँ पे है। अब हम मल्टीपल सेल्स को सेपरेट करने के लिए जो यहाँ पे जो कोड है वो ये है, सिग्नेचर जो है वो ये है। अ, अब ये देखें इसने यहाँ पे इसने मतलब पायचाम ने मुझे कह दिया कि लगता है कि आप सेल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। एनीवे ये चीज़ तो ऐसे ही है। अब हम इसके बाद जो कोड लिखेंगे वो नेक्स्ट सेल में आएगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे करूँ प्रिंट वी आर इन न्यू सेल, ठीक है। तो अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे करता हूँ मेक HTML, तो क्या होगा, ये बेसिकली उस फाइल को दोबारा से रन करेगा, इस फाइल को दोबारा से रन करेगा। और यहाँ पे जो HTML फाइल थी मुझे सिर्फ इसको रिफ्रेश करने की जरूरत है। आप देखें कि अब इसने दो सेल बना दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जब अपना यानी विद टाइम, अब जैसे यहाँ पे यानी ये जो प्रिडिक्शन, यानी सॉरी ये जो था, यानी ओरिजिनल ये AI फॉर एडॉप्शन का ये जो कोड था, इसका लेट से हम इस पहले EDA फाइल को हम सारी की सारी हम ये EDA फाइल जो है हम लेट से इसको इधर रिक्रिएट करते हैं अपने पास, ठीक है। हम एक एक सेल को नहीं, हम इसका जो एक्चुअल कोड है उस सारे के कोड को यहाँ पे कॉपी कर देंगे, और उससे वो ताकि जल्द से जल्द वो क्रिएट हो जाए। इसकी जो स्क्रिप्ट्स है, स्क्रिप्ट्स में हम जाएंगे और यहाँ पे आप देखें कि EDA फाइल, EDA को करना है तो यहाँ पे ये EDA डॉट पाए, ठीक है। इसका जो सारे का सारा कंटेंट है वो सारे का सारा मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है। कंट्रोल C, और यहाँ पे मैंने लेट से यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ EDA, ठीक है। उसके अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब ये है कि EDA में यहाँ पे मैं कुछ फंक्शंस जो है वो यूटिल्स से इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे यूटिल्स फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, और इधर यूटिल्स। आपको इस कोड को समझने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि जब मल्टीपल फाइल्स होंगी तो हम उसको किस तरह से यानी उसके मल्टीपल फाइल्स की जो HTML है फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, उसको हम किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं यानी करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो यूटिल्स, और यूटिल्स के अंदर भी मैं ये सारे का सारा कोड जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैं सारा सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यूटिल्स रॉ, और इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इसको
पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये कोड जो है इसको मैं यहाँ से, अब मैं चाहता हूँ कि ये इन तीनों फाइल्स की जो HTML है वो जनरेट हो। तो मैं यहाँ पे जाके दोबारा से मेक HTML, ठीक है, मेक HTML कमांड मैंने एग्जीक्यूट किया। वो क्या करेगा, वो उसको दोबारा से रन करेगा। लेकिन ये मोस्ट प्रॉब्ली ये एरर देगा, क्योंकि इस वक्त इस EDF फाइल में इसको कुछ फाइल्स चाहिए इसको रन होने के लिए। कुछ टेक्स्ट फाइल चाहिए, वो मैं यहाँ से भी आपको बताता हूँ कौन सी फाइल चाहिए, वो उसको हम अभी से डाउनलोड कर लेते हैं। बेसिकली ये दोनों फाइल जो हैं ये इसको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इस फाइल को इधर डाउनलोड कर लेता हूँ। और दूसरी जो फाइल थी, ये दोनों जो एक्सेल फाइल्स हैं, ये इसको चाहिए रन होने के लिए। और ये फाइल जो है यहाँ पे डाउनलोड्स में है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। और वापस जो मेरा प्रोजेक्ट उसके स्क्रिप्ट्स के अंदर ये फाइल्स पड़ी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये कोड जो है ये अभी अपेरेंटली अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक इसको मुझे कंट्रोल C करना चाहिए, क्योंकि ये अ, मतलब उसको फाइल्स चाहिए होंगी बाद में जाके। तो मेक HTML, ताकि अभी जो है ये उस मतलब उसमें कोई एरर ना आए। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उस वक्त आप देखेंगे कि हमारे पास भी एग्जैक्टली सिमिलर जिस तरह से यहाँ पे है ये फाइल, ये सारी प्लॉट्स और ये सारे HTML फाइल हमारे पास लोकली यहाँ पे जनरेट होंगी। बेसिकली हमने उस HTML फाइल को यहाँ पे ओपन किया हुआ है, हम इसी को ही रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास वो रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया वो यहाँ पे ऑनलाइन है, ये चीज़ जो है ये ऑनलाइन नहीं है, ये आपके पास लोकल कंप्यूटर में है। ये देखें, ये यहाँ पे ये C ड्राइव और इधर जहाँ पे ये एक्चुअली HTML पड़ी हुई है। ठीक है, डॉक्स के अंदर ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसके अंदर डॉक्स और उसके अंदर बिल्ड, और बिल्ड के अंदर HTML, और उसके अंदर मतलब ये फाइल पड़ी हुई है मेन डॉट है। ठीक है, लेकिन आपने जो ओपन किया मेनली, जो इस फाइल को आपने ओपन करना है वो यहाँ पे डॉक्स के अंदर बिल्ड HTML, और ये इंडेक्स फाइल जो है ना आपने इसको उसको ओपन करना है। ठीक है, ये इंडेक्स फाइल जो है ये इसके अंदर ये सब कुछ कहाँ से आया, तो आप हमने ये इंडेक्स फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे रखी थी डॉक्स के अंदर। डॉक्स के अंदर सोर्स के अंदर जाके ये इंडेक्स फाइल हमने index.rst फाइल ये हमने खुद यहाँ पे डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट इधर रखी थी। तो ये इसके कंटेंट जो है यहाँ पे ये शो हो रहा है, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। तो जो ही अब ये रन हो चुका है यहाँ पे सारे का सारा कोड, ठीक है, ये कुछ वार्निंग्स वगैरह इसने दी हैं। तो ये वार्निंग्स हैं वो मतलब ये आपको फिलहाल ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी हम इस कोड को इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखें कि यहाँ पे इसने ये EDA का इसका टाइटल आ गया। आप ये देखें कि EDA के अंदर सारे के सारी वो फाइल जो है वो रन होके और उसकी प्लॉट जो है यहाँ पे आ गई। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे जो यूटिल्स फोल्डर था उसके अंदर कोई प्लॉट, किसी सेल की जो आउटपुट था, हम कोई प्लॉट नहीं जनरेट कर रहे थे, लेकिन सिर्फ कोड था जिसको हर मुख्तलिफ कोड को हमने उस मुख्तलिफ सेल्स के अंदर, यानी मुख्तलिफ कोड स्निपेट्स को, कोड के जो पार्ट्स थे उसको हमने डिफरेंट सेल्स के अंदर लिखा हुआ है, जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कोड मतलब जो रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं वो कौन से कोड को रन करने के बाद वो जो रिजल्ट्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं। यानी इसमें चीटिंग का जो फैक्टर है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपका जो कोड है वो सारा मुकम्मल तौर पे सामने पड़ा हुआ है, हर कोई देख सकता है, हर कोई उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने ये इस प्रोजेक्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो फ्रॉम स्क्रैच जनरेट रिप्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, और आप भी इसको अपने पास इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से मतलब जब आप अपना यानी कोई भी मशीन लर्निंग के लिए जब आप फाइल लिखें तो आप उसको इस तरह से उस फाइल के, आप यहाँ पे देखिए यूटिल्स के जो टॉप में भी मैंने यहाँ पे ये सिग्नेचर इसका दिया हुआ है। ठीक है, और EDA के टॉप में भी ये मैंने इसका जो हेडर है वो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। आप इस तरह से लिखें और सेल्स को जो है वो सेल्स को सेपरेट करने के लिए ये सिग्नेचर दें, और आपके जो मेक HTML से उसको रन करें। अच्छा, अब ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि बहुत दफ़ा आपके पास मशीन लर्निंग के जो मॉडल है वो मतलब ये फाइल तो जल्दी रन हो गई थी DA.py, लेकिन मशीन लर्निंग के मॉडल जो हैं वो ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो आप कैसे उसको, आप हर दफ़ा बार बार तो नहीं इस तरह मेक HTML कर सकते, क्योंकि रिसर्च तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप उसको ट्रेन ऑफलाइन कर लें, ट्रेन पहले कर लें, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स को यानी उसको उसको कन्फिग फाइल से अपलोड करके यानी मॉडल को प्रिडिक्शन करें मॉडल की।
जैसा कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में हम मेरे ख्याल से यही कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें कि एमएलपी यहाँ पे जहाँ पे था ये प्रिडिक्शन एनालिसिस, तो प्रिडिक्शन एनालिसिस में हम ये देखें, ये कह रहे हैं गेट फिटेड मॉडल। अब ये जो फंक्शन है गेट फिटेड मॉडल, अगर मैं इस फंक्शन में जाऊं तो ये यूटिल्स में है, ठीक है। तो गेट फिटेड मॉडल जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमें यानी जो हमारे पास पहले से हमने ट्रेंड मॉडल है उसको हमने उसको लोड करके मतलब उसको उसके वेट्स को लोड कर रहा है, पहले बिल्ड करता है मॉडल और फिर जो हमारे पास ये जो वेट्स हैं ये यहाँ पे पड़े होने चाहिए और उन वेट्स को लोड कर रहा है। यानी हम डेफिनेटली हर दफ़ा बहुत बल्कि यानी जब आपका डाटा सेट बड़ा हो, मॉडल कम्प्लेक्स हो, तो आप उसको इतनी दफ़ा रन नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ एक ही दफ़ा रन ट्रेन करेंगे। तो आफ्टर हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, तो उस वक्त आप उसको, यानी उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप उसको इस तरह से यानी मॉडल को ट्रेन ना करें, यानी ये जो फाइल्स हैं, जो फाइल्स आपने इधर रखनी है, जिनकी आपने एचटीएमएल जनरेट करनी है, उस फाइल में आप उसको ट्रेन ना करें बल्कि ट्रेन्ड मॉडल को लोड करें, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरे सोल्यूशन इसका ये भी है कि आप जो है वो अ, यानी जुपिटर नोटबुक जो है वो पहले से जुपिटर नोटबुक में अपना कोड रन करें, वहां पे ट्रेन करें और उसको मॉडल को सारे रिजल्ट जुपिटर नोटबुक में आप वो कर लें, ठीक है। ये जुपिटर नोटबुक में आपको मतलब कोलैब के ऊपर आपने रन किया है या लोकली रन किया है, तो मतलब बाज़ औक़ात आपको तब भी ज़रूरत पड़ेगी उसकी, यानी जब आप कोई ऐसा पैकेज है जो आप नहीं इंस्टॉल कर सकते, यानी जो आपने पहले इंस्टॉल किया था अब नहीं इंस्टॉल हो सकता, या आप इस इन्वायरमेंट में वो पैकेज नहीं इंस्टॉल करना चाह रहे। आप क्या है कि आप उस पैकेज में, जिस पैकेज में उस एनवायरनमेंट में जिसमें वो पैकेज इंस्टॉल है, उस एनवायरनमेंट में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करके कोड को रन करें, तो उस जुपिटर नोटबुक को एज इट इज यहाँ पे शो करा लें, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली शायद हमने कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल एमएलपी आई थिंक इस प्रोजेक्ट में नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हम जुपिटर नोटबुक जो है उसको किस तरह से यानी जुपिटर नोटबुक के अंदर कोड रन किया हुआ है और उसके बाद हम उसको यहाँ पे शो करा रहे हैं। ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जी, तो फर्ज करें हमारे पास ये एक जुपिटर नोटबुक है, ये फाइल जो है ये जुपिटर नोटबुक है। तो हमने इसमें कोड रन किया हुआ है पहले से। आप देखें कि अगर इसको जब हमने रन किया था तो इसका आउटपुट जो था वो मसलन इसके मतलब काफ़ी सारा इसका आउटपुट है, यानी काफ़ी बड़ी नोटबुक है, उसको आई थिंक इसको रन करने में मतलब मोर देन 1 डे लगा था। खैर, नॉट मतलब वो तो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका जो कोड है वो कितना टाइम ले रहा है, मतलब इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत यानी इस नोटबुक को रन करने में 1 दिन लगा था। तो अब ये कोड तो हम उसमें उस तरह से मेक एचटीएमएल में नहीं रख सकते, क्योंकि मेक एचटीएमएल तो हमें बार बार मतलब हम एक दफ़ा करके 1 दिन वेट तो नहीं कर सकते ना। उसका हल ये है कि आप इन्हें इसको नोटबुक में अपना कोड जो है उसको रन किया है। अब नोटबुक में ऑलरेडी सेल्स होते हैं और सेल्स के आउटपुट्स भी होते हैं, आपको यानी नज़र आ रहे होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मतलब आउटपुट है, इसी तरह से यहाँ पे ये जो बार चार्ट है ये आउटपुट है, और भी मसलन यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे आउटपुट है। अब अगर हम इस जुपिटर नोटबुक को अपनी ये जो हमने एचटीएमएल क्रिएट की थी, यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था स्ट्रिंग्स का, इसमें अगर हम उसको ऐड करना चाहें तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसको डाउनलोड करें। लेट्स से यहाँ पे इसको मैंने डाउनलोड किया है और यहाँ पे ये डाउनलोड्स में ये जुपिटर नोटबुक, इसकी निशानी आप देखेंगे .ipynb आई पाइथन नोटबुक है। तो इसको मैं कॉपी करके, तो अब मैं यहाँ पे इसको लेट्स से यहाँ पे सोर्स के अंदर मैं इसको रख देता हूँ, यानी जहाँ पे ये कॉन फॉर इंडेक्स .rst पड़ा हुआ है ना, उसके साथ ही मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, यानी इस फाइल को, ये जो आई पाइथन नोटबुक को। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और यानी जो अपनी फाइल्स पाइचाम में, और यहाँ पे आप देखें कि ये फाइल यहाँ पे नज़र आ रही है आई पाइथन नोटबुक, तो मैं इसमें index.rst, और index.rst में यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है ऑटो एग्जाम्पल्स इंडेक्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिकर्सिव फीचर
एलिमिनेशन डॉट आई पाई एन बी। ठीक है, बेसिकली इसी फाइल का एग्जैक्ट नेम, क्योंकि ये फाइल जो है ये इसी अ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस फाइल, विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स डॉट आर एस टी, ये नोटबुक सेम फोल्डर में है। मैंने इसका नाम जो है यहाँ पे लिख दिया। अगर ये आगे किसी सब फोल्डर में होगा तो मुझे उस फोल्डर का कंप्लीट पाथ यहाँ पे देना होगा। तो अब मैं इसको यानी दोबारा से यहाँ पे मेक एच टी एम एल करता हूँ, यहाँ पे मेक एच टी एम एल। तो होपफुली अभी जब ये रन होगा तो ये जो है ये उसका उसमें जनरेट कर देगा, अ, यानी उस कभी जो आई पाइथन नोटबुक थी उसको भी ये कन्वर्ट करेगा। इस वक्त अभी इसने वहाँ पे स्क्रिप्ट्स और अभी इस वक्त यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पे इसने फ़िलहाल इसको रेंडर नहीं किया। उसकी वजह ये है कि हमें इसके लिए एक अलग से टॉक ट्री जो है वो क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पे इसको अंडर अ न्यू टॉक ट्री जो है वो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, रख देते हैं, और इसका जो टाइटल है या कैप्शन जो है उसका हम रखते हैं एंड नोटबुक्स। अब यहाँ पे हम जाके मेक एच टी एम एल। तो अभी जब हमने इधर मेक एच टी एम एल किया तो इसने कहा कि ये पान डॉक एक लाइब्रेरी है, ये इंस्टॉल होनी चाहिए टू रेंडर जुपिटर नोटबुक। तो पांडाव जो है वो हम इसको यहाँ पे कोंडा इंस्टॉल पंडॉक, तो इस जरिए से हम इसको पांडाव को इंस्टॉल कर लेंगे। असल में ये है कि ये विंडोज़ में जब हम इसको या जब अपने लोकल पीसी में रन करते हैं तो उस वक्त पांडाव को हमें मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन अगर जब हम इसको यहाँ पे रीड द डॉक्स पे करें तो वहाँ पे पंडाव जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, हमें उसको खुद से मैनुअली इंस्टॉल करने की या खुद से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो प्री बिल्ट होता है उसमें। तो ये हम इसको एनाकोंडा से इंस्टॉल कर रहे हैं। इसने करंट यूजर डज नॉट हैव राइट परमिशंस टू द टारगेट। इसको मैं एनाकोंडा इन्वायरमेंट को यूज़र उसके साथ राइट्स के साथ एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स के साथ इसको ओपन करता हूँ। तो अभी दोबारा से मैं उसको एक्टिवेट करूँगा, कोंडा एक्टिवेट एम एल पाई 37 और कोंडा इंस्टॉल अनडॉक। तो लेट्स सी कि ये उसमें इस इन्वायरमेंट में हम पंडॉक इंस्टॉल कर पाते हैं या नहीं। तो अपेरेंटली ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम दोबारा से इसको मेक एच टी एम एल कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इस फोल्डर में आना होगा। तो इसका पाथ यहाँ पे कॉपी करके सी डी, और इस वक्त हम डॉक्स में आ चुके हैं। तो अब हम दोबारा से मेक एच टी एम एल कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। तो होपफुली ये अब जो है वो अ, उसको रेंडर कर देगा एच टी एम एल में। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो आप ये देखें कि यहाँ पे नोटबुक्स और इसने यहाँ पे, तो बेसिकली उस नोटबुक के अंदर जो डिफरेंट वो थे, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसके अंदर जो थे वो डिफरेंट हेडिंग्स थी विद इन नोटबुक। ठीक है, ये देखें हेल्ड आउट। ठीक है, ये उसी नोटबुक के अंदर ही है। ठीक है, के फोल्ड क्लास ग्रुप। तो बेसिकली उसी के उस नोटबुक के अंदर जो हेडिंग्स थी उसने उसको यहाँ पे हेडिंग्स के तौर पे शो कर दिया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त ये नोटबुक जो है ये हमारे स्फिंक्स प्रोजेक्ट में यहाँ पे ये इस तरह से शो हो रही है। तो इस तरह से इसका फ़ायदा ये है कि आपका कोड जो है वो अगरचे कि आप रियल टाइम में रन नहीं कर रहे, अपने मशीन लर्निंग मॉडल को रियल टाइम में ट्रेन नहीं कर रहे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक दिन या 2 दिन या मतलब बाज़ औक़ात आपके जो मॉडल है उसको वीक्स लगते हैं ट्रेन होने में। तो आप उसको इस तरह से जुपिटर नोटबुक में उसको ट्रेन करें मॉडल को अपने को। ठीक है, मॉडल को जुपिटर नोटबुक में रन करें और उसके बाद उसको जुपिटर नोटबुक को आप यहाँ पे सोर्स में यहाँ पे रख दें, और यहाँ पे फिर जो आपकी इंडेक्स डॉट आर एस टी फाइल है उसमें एक न्यू टॉक ट्री क्रिएट करें और उसके अंदर जो है इसको उसका नाम यहाँ पे उसका पाथ या उसका नाम यहाँ पे लिख दें। तो इस तरह से आप आप रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स, रिप्रोड्यूसिबल एंड ट्रांसपेरेंट मशीन लर्निंग रिजल्ट्स जो हैं आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट जो होगा उसको हर बंदा दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा वो आपके रिजल्ट्स को यानी उसको कोड को फॉलो करते हुए उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा ग्लिच है,
ग्लिच कह लें, या थोड़ा सा इसमें अभी भी चांस है डंडी का। और वो ये कि ये अभी लोकली रन हुआ है, ये मेरे पास जो कोड है मैंने इसको लोकली अपने कंप्यूटर पे अपने पीसी पे रन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो कोड है ये ऑनलाइन रन हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर मुझे कोई मेरा कोई इख्तियार नहीं है, मैं इसमें दो नंबरी कर सकता, क्योंकि ये कोड जो है मैंने दे दिया किसी को, और उसने इस वेबसाइट को, उस वेबसाइट ने अपने सर्वर पे रन किया, अपने जो प्रोसेस है उनके सर्वर्स थे उसके ऊपर रन किया। तो मतलब ये 100% ट्रांसपेरेंट है, ये जो यहाँ पे रीड द टॉक्स पे हुआ है। इसमें कोई चांस ही नहीं है कि कोई बंदा, ये चूंकि लोकली है, ठीक है, तो लोकली आप फिर भी अपने पीसी में कोई थोड़ी बहुत हैक करके तो कोई रिजल्ट अच्छे ले आए, तो कोई दूसरा बंदा वो नहीं कर सकता। लेकिन जो रीड द टॉक्स पे है वो कभी भी वो नहीं हो सकता। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी जो एग्जाम ये जो फाइल्स हैं इनके स्टार्ट में आप यहाँ पे जो मेजर वर्जन्स हैं लाइब्रेरीज के, जो मेजर लाइब्रेरीज हैं, सॉरी, मेजर लाइब्रेरीज जो हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, उनके एग्जैक्ट वर्जन्स आप यहाँ पे प्रिंट आउट कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अब हमें श्योर हो गया है कि ये जो रिजल्ट्स आए थे वो किन लाइब्रेरीज के किन किन वर्जन्स को यूज़ करके आए थे। अब ये असल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप लाइब्रेरी के वर्जन चेंज हो जाए तो भी आपका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ सकते हैं। तो अब ये है कि आप 100% आपका रिजल्ट जो है वो रिप्रोड्यूसिबल है, ट्रांसपेरेंट है। कोई बंदा भी आपको ये नहीं कह सकता कि आपके रिजल्ट्स में कोई डाउट है, अनलेस कि आपने कोड में कोई बग ना हो। तो मतलब अक्सर लोग तो इसी वजह से भी शेयर नहीं करते हैं या डर करने से डरते हैं। उनको ये होता है कि हमारा रिजल्ट, हमारे जो कोड में कोई गलती ना पकड़ी जाए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इस फ़ियर को ओवरकम करेंगे तो आप काफ़ी सीखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।